चलो, तो कार्बन कंपाउंड्स वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारे एंडिंग में आ गया है, क्योंकि इस चैप्टर में जो जो प्रॉपर्टीज़ आपका प्यारा कार्बन आप लोगों को शो करके देता है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोगों को इस चैप्टर में बाकी क्या है, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी हैं, और इन दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के दो छोटे छोटे सब टॉपिक्स बाकी हैं। मतलब अगर मैं काउंट करूं तो मोटा मोटी तौर पर मेरे हिसाब से लगभग ये 3 या 4 घंटे का काम है। क्योंकि अगर मैं रीड कर दूं जस्ट कि हाँ इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, तो फिर तो मेरे लिए वो 1 घंटे का काम होगा। बट अगर एक एक टॉपिक को हम लोग इन डेप्थ अगर पढ़ने की बातचीत करें, तो ऐसे केस में मेरे लिए ये काम लेट से 4 क्लासेस का है, और हर क्लासेस मेरी लगभग 1 घंटे की तो होती ही है, 45 to 1 आवर के बीच की होती है। तो आज का हम लोगों ने देखो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक चूज़ किया है पढ़ने के लिए, वो है इथेनॉल। ठीक है, तो मैम आपने इथेनॉल ही क्यों चूज़ किया? देखो, तुम्हारे सिलेबस में दो बहुत ही ज़्यादा फेमस कार्बन कंपाउंड के बारे में बेसिक जानकारी दी हुई है, बहुत ही फेमस। एक आपको दिया हुआ है इथेनॉल और एक आप लोगों को दिया है इथेनोइक एसिड। ये दो कार्बन कंपाउंड आप लोगों के सिलेबस में है, जिनके बारे में हम लोगों को अभी फ़िलहाल डिटेल में पढ़ना है। चूज़ तो मैंने इथेनॉल किया है, ठीक है। हो सकता है इथेनोइक एसिड भी पढ़ा डालूँ इसी के साथ ही साथ। अगर लेट्स से क्लास हम लोगों की बहुत शॉर्ट हो रही होगी तो दोनों पढ़ लेंगे। अब ये मेरे द्वारा चूज़ किया हुआ नहीं है, ये ऑलरेडी तुम्हारे सिलेबस में जो सिलेबस सेट करने वाले लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा ये पहले से चूज़ किया हुआ टॉपिक है। इसीलिए हम लोग इथेनॉल के बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। अच्छा चलो ठीक है। अब ये इथेनॉल जो वर्ड है, इसको क्या हम लोगों ने कहीं सुना है क्या? बिल्कुल, ये जो इथेनॉल हम लोगों का वर्ड है, इसको हमने बहुत जगह सुना है। सबसे पहले तो, जो कि मैं इससे पहले भी मैं बताई हूँ शायद, आप लोगों की एक ग्रीन बस करके एक है। अब हम लोग नागपुर सिटी में रहते हैं तो हमको तो पता होना चाहिए इस बारे में। नितिन गडकरी जी ने ग्रीन बस लॉन्च की थी। बाकी सिटीज़ या बाकी स्टेट का मुझे आइडिया नहीं है, बट महाराष्ट्र में नागपुर में तो ये ग्रीन बस लॉन्च हुई थी। ये ग्रीन बस का एम ये था, या ये था उन लोगों का मेन मुद्दा, कि ये जो बस है आपकी पेट्रोल से नहीं चलती थी, सीएनजी या फिर आपके डीजल से नहीं चलती थी। ये पर्टिकुलर ग्रीन बस आप लोगों के इस इथेनॉल से चलती थी। तो यानी कि ग्रीन बस में जो फ्यूल के तौर पर हम जिस चीज़ को यूज़ करते थे वो था हम लोगों का इथेनॉल। तो हाँ, ये जो वर्ड है इथेनॉल, आप लोगों ने उस ग्रीन बस वाले शब्द में इसको क्या किया हुआ है, सुना हुआ है। अच्छा चलो, अच्छी बात है ना, कि कहाँ हमने सुना है ये इथेनॉल वर्ड, ये हमको पता चल गया। दूसरी चीज़ में अगर मैं आऊँ तो एक्चुअली में जो शराब होती है ना, ठीक है, अब मुझे ये तुमको डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है कि शराब क्या होती है, बट तुम लोगों ने सुना है, जाना है, जानते हो इस बारे में। दैट पर्टिकुलर शराब इज़ इथेनॉल। ये वही इथेनॉल है जिसको पीने के बाद एक इंसान टुन्न हो जाता है, ठीक है। ये वही आप लोगों का क्या है, इथेनॉल है। सो इथेनॉल इज़ पर्टिकुलरली अ कार्बन कंपाउंड, वेरी फेमस कार्बन कंपाउंड, जो कि ग्रीन बसेस में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है ना। अच्छा, इसके अलावा जो लोग टुन टुन होकर इसको पीते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ भी आप लोगों की इथेनॉल है। तो यहाँ पर मैडम ये जो इथेनॉल है, क्या इसके सिर्फ यही 2 यूजेस हैं? नहीं, किसी भी केमिकल के देखो सिर्फ 1 या 2 यूजेस नहीं होते जो आपकी किताब में लिखे हों। किसी भी केमिकल के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, बट हमारी किताब में बहुत ही लिमिटेड यूजेस लिखवाए जाते हैं, छोटे मोटे थोड़े बहुत, है ना, बहुत ही फेमस यूजेस। और हो सकता है कि जो यूज़ अभी आपकी किताब में हो, किसी दूसरे बोर्ड की किताब में वो यूज़ हो भी ना। तो अगर मान के चलो मैं आपको 2 या 3 यूज़ इस पर्टिकुलर केमिकल के बता रही हूँ, तो ये कतई ना सोचना कि इस पर्टिकुलर केमिकल के सिर्फ 2 या 3 ही यूजेस हैं। नहीं, इस पर्टिकुलर केमिकल के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। बट हम लोग हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, आप लोगों के 2 ही यूजेस की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, 2 या 3 बहुत ही फेमस। अब
होता क्या है कि ये जो इथेनॉल है ना, इसको लैब्स में यूज़ किया जाता है। लैब्स में मतलब जैसे केमिस्ट्री की लैब होती है, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब आपके पास केमिस्ट्री की लैब होगी, फिजिक्स की लैब होगी, है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में वो जो लैब्स होती हैं उन पर्टिकुलर लैब्स में इथेनॉल का प्रयोग होता है। तो पुराने ज़माने में जो मतलब पुराना ज़माना यानी कि आज से मैं 40 साल लगभग पहले की बात कर रही हूँ। तो जो लैब्स में कुछ व्यक्ति होते हैं जो लैब्स के देख रेख या लैब में जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के हेल्प के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, बहुत सारा, या कॉलेज वाले जो होते थे ये इथेनॉल परचेज करते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को या टीचर्स को या रिसर्चर्स को इस इथेनॉल की तो ज़रूरत है। तो वो इथेनॉल को क्या करते थे, परचेस आउट कर लेते थे। अब वो इथेनॉल को परचेज आउट तो कर लेते थे, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर होते थे, अब दिक्कत ये आती थी कि क्योंकि ये इथेनॉल तुम तो जानते हो एक प्रकार से ये शराब ही है ना। एक प्रकार से बोलना तो बल्कि इसके लिए गुनाह है, ये एक्चुअल में शराब है। तो उस इथेनॉल को ये लोग गटकना शुरू कर लेते थे। ये तो बहुत गलत है मैडम, सही में एक्चुअल में ये सेम चीज़ हम लोगों को हमारे ही कॉलेज में जो हमारे ये सर थे उन्होंने हमको बताई थी कि अभी जो इथेनॉल आप लोग यूज़ कर रहे हो, हम लोग लैब में इथेनॉल का यूज़ करते थे, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो इथेनॉल यूज़ करते हैं, ये इथेनॉल पुराने ज़माने में आज से 40 साल पहले होता ये था कि जो लैब के अंदर जो स्टाफ मेंबर्स होते थे ये इसको गटक जाते थे, बराबर, ये इसको क्या करते थे, गटक जाते थे। अब इस गटक जाने से बहुत दिक्कत होती थी। पहली दिक्कत तो ये कि वो किस अलग पर्पज़ के लिए आया था और इसको किस अलग पर्पज़ के लिए सोचो यूज़ किया जा रहा है ना। तो ऐसे केस में अब ताकि ये मिसयूज़ ना हो सके, इस पर्टिकुलर लैब में यूज़ होने वाले कमर्शियल इथेनॉल का लोग इस लैब में यूज़ होने के लिए कमर्शियल लेवल पे क्या लाया जाता था, इथेनॉल लाया जाता था। ठीक है, कमर्शियल लेवल पे क्या लाया जाता था, इथेनॉल परचेज किया जाता था कॉलेज के द्वारा। अब लोग इस पर्टिकुलर इथेनॉल को ड्रिंक करना शुरू कर दिए, यानी कि बेसिकली वो उस चीज़ का, इथेनॉल का, उस केमिकल का जो कि स्टूडेंट्स के लिए आया है उसका क्या कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने सोचा या लोगों ने सोचा कि अब आखिर हम लोग ऐसा क्या करें कि लोग इसको पीना छोड़ दें। अब लोग तो पीना छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उनको फ्री में मिल रहा है, क्या करें। तो एक्चुअली में अब जो कमर्शियल लेवल पे इथेनॉल आता है, ठीक है, इस इथेनॉल में एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में मिथेनॉल मिक्स कर देते हैं। इस कमर्शियल इथेनॉल में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट का मिथेनॉल मिक्स कर देते हैं। तो जब आप इथेनॉल में स्मॉल अमाउंट का मिथेनॉल मिक्स कर देते हो तो उस मिथेनॉल के मिक्स करने के बाद लोगों ने इसको पीना छोड़ दिया। तुम बोलोगे मैम क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बताई हूँ कि ये जो मिथेनॉल होता है ना, ये मिथेनॉल फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ये मिथेनॉल हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, ये जो मिथेनॉल है ये हाईली क्या होता है, पॉइजनस होता है। ये मिथेनॉल आप लोगों का अगर हम थोड़ी भी क्वांटिटी में इंटेक कर लें तो हमारे लिए जहर साबित होता है। अगर हमारे आँखों में लग जाए तो हमारी आँखों को अंधा भी कर सकता है। ये सोचो, ये इतना ज़्यादा क्या होता है, एक आप लोगों का डेंजरस केमिकल है। यह आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेंजरस केमिकल है। तो जब आपने उस इथेनॉल में स्मॉल क्वांटिटी में मिथेनॉल मिक्स कर दिया, तो स्मॉल क्वांटिटी में मिथेनॉल मिक्स करने से क्या हुआ बताओ, आप लोगों का वो जो इथेनॉल है अगर कोई अब व्यक्ति पिएगा तो वो उसके लिए जहर बन जाएगा। तो इस तरीके से लोगों ने उसको क्या करना शुरू किया, आप लोगों का इस्तेमाल बंद करवाना शुरू किया। पहले अदरवाइज इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता था। तो ऐसा कमर्शियल इथेनॉल जिसमें हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटी में मिथेनॉल मिक्स कर देते हैं, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को कहा जाता है डीनेचर्ड स्पिरिट। इसे क्या कहा जाता है, डीनेचर्ड स्पिरिट। पेपर में 1 मार्क्स के लिए आराम से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डीनेचर्ड स्पिरिट, एंड इवन ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा क्यों किया गया। तो 1 वर्ड आंसर है टू अवॉइड द मिसयूज,
है ना, जो मिसयूज हो रहा था ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इसके लिए हमने इसको किया। अच्छा, अब देखो इथेनॉल का एंड मिथेनॉल का कोई कलर नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखना। आप लोगों का जो इथेनॉल होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, एंड आप लोगों का जो मिथेनॉल होता है जिसका फॉर्मूला है CH3OH, ये दोनों की दोनों स्पीशीज आप लोगों की कैसी है, कलरलेस है। ये दोनों की दोनों स्पीशीज आप लोगों की कैसी है, कलरलेस। इसका मतलब अगर आपने इथेनॉल और मिथेनॉल को मिक्स कर दिया तो जो डीनेचर स्पिरिट बना वो भी कलरलेस होगा। तो जो एक व्यक्ति लैब में काम कर रहा है उसे पता कैसे चलेगा? तुम बोलोगे कि आप मैडम उसके ऊपर स्टिकर लगा दो। देखो, स्टिकर तो इस चीज़ के ऊपर भी लगा रहता है कि सिगरेट पीने से क्या होगा, तंबाकू खाने से क्या होगा, बट लोग सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। एक इंसान तभी सुनता है जब उस चीज़ को इनटेक करने से उसके जान पर इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिले कि अरे या तो मैं मर जाऊंगा या मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा तुरंत। अगर तुम किसी को ये बोलोगे कि सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से लॉन्ग टाइम में आप लोग बीमार पड़ोगे, लॉन्ग टाइम में आपको कैंसर होगा, तो कोई सोचेगा छोड़ यार, इतनी तो जिंदगी है, इतनी जिंदगी में हम लोग क्या ये सब सोचे, पीते चल। लेकिन अगर किसी को तुम ये बोल दो कि नहीं यार इसको तो पीने से तू अभी मर जाएगा, ये तो रेड पॉइजन है, कोई हाथ तक नहीं लगाएगा, देखेगा भी नहीं उसकी तरफ, तो एक्चुअली में लिखना उस बॉटल के ऊपर वॉज नॉट सफिशिएंट। अगर कल को किसी ने उस डीनेचर्ड स्पिरिट को गलती से पी लिया तो क्या होगा? क्योंकि कलरलेस सोल्यूशन है, मतलब लोगों को कैसे पता चले कि अच्छा यार इस वाले में तो यार मिथेनॉल मिला दिया है गवर्नमेंट ने या फिर कॉलेज वालों ने, कैसे पता चले? तो एक्चुअली में इस इथेनॉल प्लस मिथेनॉल के मिक्सचर को हम लोग इसके अंदर एक डाई मिक्स करते हैं। अच्छा, मैं डाई का मतलब तुम्हें समझाऊंगी, बट फिलहाल के लिए जान लो, इसके अंदर हम एक डाई मिक्स करते हैं। जिस डाई मिक्स करने की वजह से आप लोगों ने मिट्टी का तेल देखा है, कैरोसिन, है ना, कई स्टेट्स में से घासलेट भी बोलते हैं मिट्टी का तेल, या फिर मैं कैरोसिन की अगर बात करूं तो आपने देखा है मिट्टी का तेल ब्लू 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 कलर का दिखता है हल्का सा, राइट? तो आप लोगों ने इस एथेनॉल और इस मिथेनॉल का जो मिक्सचर था, ये मिक्सचर कलरलेस था। तो ताकि ये मिक्सचर कलरलेस ना दिखे, इसके लिए लोगों ने इसके अंदर क्या ऐड करना शुरू कर दिया, इसके अंदर उन्होंने एक ब्लू कलर का सब्सटेंस उन्होंने ऐड कर दिया, एक ब्लू कलर की डाई ऐड कर दी। डाई का मतलब होता है एक कलरफुल, एक केमिकल जो किसी सब्सटेंस में जब ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने के बाद वो उसे क्या इम्पार्ट करेगा, उसे कलर इम्पार्ट करेगा। तो ये ब्लू कलर का केमिकल डाल दिया गया ताकि आपका जब वो मिक्सचर ब्लू ब्लू दिखे तो लोग उसको बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अच्छा ये तो हम लोगों का प्योर मिथेनॉल नहीं है, अच्छा ये तो हमारा प्योर इथेनॉल नहीं है, इसमें तो ब्लू कलर है, इसका मतलब ये मिक्स्ड है और हम इसको पिएंगे तो ये हमारे लिए जहर साबित होगा। ठीक है, खैर, तो ये उस ज़माने में काफ़ी करोड़ों सालों पहले ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या से बचने के लिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, दिमाग लगाया। ठीक है, इथेनॉल, खैर जैसे अगर आप अब लैब में काम करोगे तो अब इस तरीके की समस्या नहीं है। हम लोगों ने जब खुद अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इथेनॉल का यूज़ किया तो हमने 100% प्योर इथेनॉल का यूज़ किया है, बिना किसी मिलावट के। क्योंकि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं या कोई प्रैक्टिकल या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर आप उसमें मिलावट वाला सब्सटेंस यूज़ करोगे तो आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो ऐसे केस में हम लोगों ने तो खैर ये प्योर वाला इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो मैंने तुम्हें एक छोटा सा जीके फैक्ट बताया, ठीक है, आप लोगों के इथेनॉल के बारे में। और ये इथेनॉल के बारे में आप लोगों का जो जीके फैक्ट था ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये वो इथेनॉल है जिसको हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बड़े चाव से पीते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। इसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसका कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पता है कई सालों पहले एक बहुत बड़ा केस हुआ था, कहाँ का हुआ था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है,
हुआ ये था कि वो जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं 0 से लेकर आपके 5-6 साल तक के, जिनके मम्मी पापा जॉब्स करते हैं, घर में कोई उन छोटे बच्चों को संभालने वाला नहीं होता है, उनका एक झूला घर होता है, ठीक है, डे केयर, जहाँ पे वो उस टाइम से उस टाइम तक रहते हैं। शाम को उनके मम्मी पापा आते, उन्हें पिकअप करके लेके जाते हैं। तो एक्चुअली कैसा हुआ था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तुम्हारे जैसे तो नहीं होते, है ना, तुम तो फिर भी थोड़ी अक्ल वक्कल वाले हो। उनका तो ऐसा रहता है कि पता नहीं कब सुसु कर दिया, कब छिछी कर दी, कब उल्टी कर दिया, कब खाना ही नहीं खाया, कभी रोज जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, कभी धूल चाट ली, कभी मिट्टी चाट ली, कुछ भी रैंडम, कभी कुछ निगल लिया। मतलब छोटे बच्चों का केयर करना इज वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम कभी धूल तो चाटोगे नहीं, है ना, कभी मिट्टी तो खाओगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल पागल ना हो। तो ऐसे केस में वो जो डे केयर वाले थे, कुछ, मैं सारे डे केयर वालों को नहीं कह रही हूँ, जैसे कि हर प्रोफेशन में कुछ अच्छे ईमानदार लोग भी होते हैं और कुछ बेईमान लोग भी होते हैं जो उस प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। तो उस प्रोफेशन में कुछ लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को कफ सिरप पिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, किसी प्रकार के कोई बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया उन्होंने उसको, किसी प्रकार का कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया उन्होंने उसको, कोई क्लोरोफॉर्म फोरोफॉर्म नहीं सुंघाया। उन्होंने उन बच्चों को कफ सिरप देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम देखना, मेजॉरिटी ऑफ कफ सिरप को जब आप खरीदोगे, खौखा खांसी आती है जब खरीदोगे, उसके पीछे का कंपोजिशन पढ़ना, वहां पे ये लिखा रहता है कि कफ सिरप के कंपोजिशन में कि यहाँ पे इथेनॉल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं करते, बट इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। एंड जैसा कि तुम जानते हो, इथेनॉल एक शराब होती है। जब आप इसको इनटेक करते हो तो इथेनॉल डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है आप लोगों का ब्रेन प्लस आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इस पे असर डलता है, और क्योंकि जब इस पे असर होता है इस इथेनॉल का आपके ब्रेन पर, आपके स्पाइनल कॉर्ड पर, तो आपको नशा छाता है एंड बेसिकली आप एक तरीके से बेहोशी हो जाते हो। ताकि वो बच्चे शोरगुल ना करे, वो हल्ला ना करे, वो डे केयर वाले को अपनी कुछ मतलब मेहनत नहीं करनी पड़े, तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से बच्चों को कफ सिरप पिलाना शुरू कर दिया। बाद में खैर ये केस आया था, बहुत बड़ी इस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बहुत साल पहले की बात है, मोर देन 15 ईयर्स पहले की बात है। इट डजंट मीन्स कि मैं बूढ़ी हूँ बहुत, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी हैबिट ओल्ड क्राइम्स या ओल्ड बुक्स या ओल्ड स्कैंडल्स इनको पढ़ने की रही है। न्यूज़पेपर मेरी पढ़ने की रही है, मिनिमम 1 घंटा न्यूज़पेपर को चाटने की। तो ऐसे केस में ये सारी चीज़ें मुझे कैसा है, काफ़ी इस बारे में आइडिया है। तो ऐसे केस में जो कफ सिरप था ना, इसमें इथेनॉल का प्रयोग होता है। तो सोचो, हम ये सोच रहे हैं कि जो इथेनॉल है ये तो बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है। नहीं है बुरी चीज़। बुरी चीज़ देखो कोई भी नहीं होती है। मैं तुम्हें एक केस और बताती हूँ, ये तो और भी बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है। इंडिया में एक पर्टिकुलर स्टेट है, नाम नहीं लेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट में जो ड्रग्स होता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे हिंदी भाषा में अगर मैं कहूँ अफीम, चरस, गांजा वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बिगाड़ रही हूँ, ठीक है, ये मत सोचना, क्योंकि जब तुम 12th क्लास में आओगे तुम्हें इन्हीं अफीम, चरस, गांजा के केमिकल नाम याद करने पड़ेंगे, तुम्हें इनका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी शोज करते हैं तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैडम आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो, सिगरेट की बात कर रहे हो, हाय, तुम्हें सब पता है, सब, बल्कि मेरे से ज़्यादा बड़े तुम दादा दादा या नाना नानी हो, तुम्हें सब पता है। तो हुआ क्या था, पहले इंडिया में एक बाम आता था, खैर अभी भी आता है, आयोडेक्स बाम, ठीक है। तो ये जो आयोडेक्स बाम था हम लोगों के इंडिया में, इसको उस समय बैन कर दिया था काफ़ी साल पहले, लगभग मेरे हिसाब से कम से कम शायद 20 साल की बात होगी। मतलब उस वक्त जहाँ तक मुझे याद है, मैं शायद 3rd या 4th स्टैंडर्ड में रही होंगी शायद, ठीक है। उस वक्त आयोडेक्स बाम बैन कर दिया गया था, बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये न्यूज़पेपर्स की। क्यों? तुमने देखा होगा अगर आयोडेक्स बाम को ग्रीन कलर का था, एकदम डार्क ग्रीन, है ना। हाँ मैडम, लेकिन क्यों बैन क्यों किया था? खैर
ऐसे अलग अलग चीज़ों को इंडिया में बैन किया जाता है, बट जैसे मैगी भी बैन हुई थी, बट आयोडेक्स बाम को इसीलिए बैन किया गया था बिकॉज उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे वो ड्रग्स थे। यही आपका चरस, गांजा, अफीम, जो ड्रग लो वाले नहीं लोग होते हैं, मतलब जिनको नशा करने की लत पड़ जाती है, वो लोग पता है क्या करते थे, उस आयोडेक्स बाम के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे फादर ने मुझे बताया था, शायद चरस या फिर अफीम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसमें चरस या फिर अफीम का प्रयोग किया गया था, क्योंकि चरस या फिर अफीम लाइक से वो खरीद नहीं पा रहे हैं, या फिर उसमें गवर्नमेंट की नज़र रहती है, पुलिस की नज़र रहती है कि नहीं यार करके ये वाला प्रोडक्ट तो हम किसी भी हालत में क्या कहते हैं बिकने नहीं देंगे, गलत है ना, बिकॉज ये सब। तो ऐसे केस में वो उसी बाम को निकाल के एज अ खा रहे थे, एज अ ड्रग उसको यूज़ कर रहे थे। अच्छा, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर बाम इंडिया में कई साल पहले बैन किया गया था, फिर बाद में इसको वापस से शुरू किया गया विद सर्टेन चेंजेस, बट उस वक्त ये ड्रग्स के तौर पे जो लड़के लड़कियां थे, ठीक है, उन लोगों के लिए, स्पेशली 18 साल से कम लोगों के लिए इसको उन्होंने क्या किया था, कई करोड़ों सालों पहले उन्होंने उसको क्या किया था, बैन कर दिया था। अच्छा ठीक है, तो तुम ये सोचो, वो आयोडेक्स बाम को तो हम लोग अपनी बॉडी का दर्द ठीक करने के लिए लाए हैं, और सर्टेन बंदा या सर्टेन बंदी उसका मिसयूज कर रहा है। तो इट मीन्स दैट हर एक केमिकल को आप यूज भी कर सकते हो एडवांटेजियस पर्पस के लिए, और आप उस सेम केमिकल को इस तरीके से मिसयूज भी कर सकते हो। ड्रग्स कोई गलत नहीं है, ड्रग्स बेसिकली दवाइयाँ हैं, तुम्हें पता है ड्रग्स आर बेसिकली दवाइयाँ, आप पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री में। लेकिन जब इनका ओवरडोज लिया जाता है, यानी गलत तरीके से यूज किया जाता है, तो ये जो वर्ड है ना दुनिया में ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, ये ऐसा बन गया है कि हे भगवान ड्रग्स पता नहीं क्या है। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, दे आर केमिकल्स लाइक अदर केमिकल्स, वो भी केमिकल्स हैं, बट हम ह्यूमंस उन्हें प्रॉपर तरीके से यूज ना करते हुए, उन्हें अगर इस तरीके से उनका अब्यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो तो फिर हार्मफुल रहेगा ही हमारी बॉडी के लिए। तो वैसे ये जो आपका इथेनॉल है, लोग इसे पीते हैं, नो डाउट, शराबी वगैरह शराबी बन जाते हैं, है ना, पीकर रोड पे एक्सीडेंट कर देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बट यही सेम चीज इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन भी यूज की जाती है। तो अब ये ह्यूमंस की गलती है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट केमिकल को जो कि मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, उसको वो लोग यहाँ पे इस तरीके से उसका मिसयूज कर रहे हैं। दूसरा मैं तुम्हें एक और यूज बताती हूँ इथेनॉल का, बहुत ही फेमस यूज है। अगर आपको टिंक्चर ऑफ आयोडीन, खैर ये वर्ड आप लोगों ने हो सकता है पहली बार सुना हो, टिंक्चर आयोडीन। अब देखो मैं पहले मतलब बता देती हूँ कि टिंक्चर आयोडीन क्या है। अगर आप इथेनॉल को, ठीक है, ऐड कर देते हैं उसके साथ आयोडीन, तो जो सोल्यूशन बनता है, ठीक है, जो सोल्यूशन बनता है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। ठीक है मैडम, कहा जाता होगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, बट एक्चुअली में ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन नामक चीज क्या है, आप किस चीज को टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हो? तो होता कैसा है, ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों को जब भी चोट लग जाती है, छिल विल जाता है, हम कॉटन लेते हैं, है ना, कॉटन में डेटॉल वगैरह डालते हैं, ठीक है, फिर उससे अपनी चोट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, बराबर। या फिर मार्केट में एक और आता है आपका सेवलॉन वगैरह वगैरह, आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। बट जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हो, स्पेशली जैसे जब मैं अपने डॉग को एक बार लेकर गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जब वो लोग उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर्स, उसको एक आई थिंक क्या हो गया था, घाव हो गया था, शायद घाव नहीं हुआ था, वो थोड़ी सी पगली थी हमारी डॉगी, उसको दिखता नहीं था, उसको सुनाई नहीं आता था, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब गड़बड़ था, वो कभी भी सलाइन या कोई इंजेक्शन नहीं लगाती थी, छोटी सी थी एकदम पिद्दी सी, लेकिन कम से कम 7 से 8 डॉक्टर्स और हम लोग उसको पकड़ के रखते थे एकदम टाइट, तब जाके सलाइन या कुछ इंजेक्शन वो लेती थी। तो एक दिन उसने इतने जोर जोर से टांगे मारी कि उसको खुद को ही उस सलाइन के नेडल से खुद को ही उसने घाव कर लिया था। तो डॉक्टर्स वगैरह फिर उसको क्लीन करने के लिए एक ब्राउन कलर की लिक्विड बॉटल लेकर आए, उस बॉटल को उन्होंने कॉटन में डिप किया और उससे साफ किया। मैं सही बता रही हूँ, टिल देन मैंने पहली बार टिंक्चर ऑफ आयोडीन देखा था।
मैंने पूछा, मेरे साथ मेरी मम्मी गई थी कि क्या है यार, क्योंकि मैंने तो आज तक टीवी में ऐड में क्या देखा है, डेटॉल देखा है, सेवलॉन देखा है। तो उन्होंने कहा ये क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं करके। मैंने बोला ये ठीक रहता है क्या? क्योंकि देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे सुनते बराबर देखते बराबर, मतलब लगता है ना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए अपने बच्चे के साथ। तो उन्होंने बोला ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। फिर मैंने इसका थोड़ा गूगल सर्च किया, तब पता चला कि एक्चुअल में टिंक्चर ऑफ आयोडीन आप लोगों का सबसे बढ़िया क्या रहता है, एक केमिकल रहता है ये आपके डेटॉल और सेवलॉन के जैसा, ठीक है, जो कि आपके इस तरीके के घाव वगैरह को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप खुद भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इसे खुद भी यूज़ कर सकते हो। ये इतना अच्छा है। ये तो डेटॉल, सेवलॉन, ये सब आप लोगों के मार्केटिंग की वजह से आपके मुंह में, ठीक है, इतना इनका नाम है कि अच्छा हाँ ये डेटॉल है, हाँ ये सेवलॉन है। आपको नहीं पता है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है। सोचो मैं इतनी बड़ी हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि हाँ ये आप लोगों का टिंक्चर ऑफ आयोडीन है ना। तो जब भी कोई भी मेडिकल सर्जरी होती है, डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं, जनरली आप देखेंगे डॉक्टर्स वगैरह लोग कभी भी ये डेटॉल वगैरह यूज़ नहीं करते, कभी ये लोग यूज़ नहीं करते। ये लोग हमेशा टिंक्चर ऑफ आयोडीन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है, आपकी स्किन को किसी भी सर्जरी या आफ्टर सर्जरी से पहले क्लीन करने के लिए। तो एक तरीके से ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन आप लोगों का क्या हो गया है, आप लोगों का एक एंटीसेप्टिक के जैसे हो गया, जिसका काम क्या होता है, आपके वोन्स को, आपकी स्किन को बेसिकली क्या करना, क्लीन करना, ठीक है। एक और आता है बेटाडीन, ठीक है, बेटाडीन ये भी था जो मैंने हॉस्पिटल वगैरह में या फिर जब वॉन्ड्स वगैरह हो जाते हैं तो डॉक्टर्स लिख के देता है बेटाडीन। उस बेटाडीन के सोल्यूशन से क्लीन करने को बोलता है, डेटॉल नहीं उन्होंने कभी प्रिस्क्राइब किया। जितनी बार मेरे घर में मेरे पेट्स लोगों को कुछ भी हुआ, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। वो जो मेरी छोटी सी डॉगी थी ना, उसको मिर्गी आती थी, मिर्गी के दौरे आते थे। सोचो एक दिन अचानक हमारे साथ 2 साल की हो गई, 2 या 3 साल की, तब तक वो नॉर्मल थी, फिर तीसरे या चौथे साल से उसको मिर्गी आना शुरू हो गई। तो हमने उसके ट्रीटमेंट के लिए कितने डॉक्टर्स के पास गए। तो जब भी किसी भी हम प्रोसेस के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी भी प्रोसेस में अगर कहीं वॉन्ड इन्वॉल्व रहता, तो हमेशा वो बेटाडीन लिख के देते थे उसको क्लीन करने के लिए, कभी डेटॉल या कभी उन्होंने सेवलॉन लिखकर नहीं दिया। तो सोचो आपका एथेनॉल तो एक मेडिसिन के तौर पे यूज हो रहा है। तो हर चीज के कॉन्स एंड प्रोस देखो होते ही हैं, डिपेंड कि आपका ह्यूमन उसे किस तरीके से यूज करना चाह रहा है। खैर, तो एक आखिरी जानकारी के साथ हम हमारे इथेनॉल के ऊपर के पुराण को, जीके फैक्ट को बंद करते हैं। वो ये कि अगर आपके पास मान के चलिए 100% प्योर इथेनॉल है जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, तो जब आपके पास इस तरीके का 100% प्योर क्या रहता है, आप लोगों का इथेनॉल रहता है, तो उस पर्टिकुलर इथेनॉल का एक दूसरा नाम भी होता है, उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। सोचो ये जो वर्ड है अल्कोहल, ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया है, इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि लोग हर को सबको पता है कि हाँ अल्कोहल क्या है। तो कई लोगों को क्या लगता है अल्कोहल का मतलब होता है पीने वाला अल्कोहल। लोगों ने उसको पीने के जैसे यूज करना शुरू कर दिया, ये फूटी किस्मत है। लेकिन अल्कोहल का ये मतलब नहीं होता है हमेशा कि पीने वाला अल्कोहल। आप लोगों को मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है ना, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर आपके पास कोई भी कार्बन की चेन हो, किसी भी कार्बन की चेन में अगर OH एक फंक्शनल ग्रुप के जैसे लगा हो, तो एक्चुअली में उस कंपाउंड को अल्कोहल कहते हैं। यानी कि हर अल्कोहल पीने वाला अल्कोहल होता है ऐसा नहीं होता है। आप मिथेनॉल को नहीं पी सकते, मिथेनॉल तो बहुत ही आप लोगों का क्या है, पॉइजनस है, फिर बताओ, है ना। तो देयरफॉर आपको ये बोलना कि अल्कोहल का मतलब पीने वाला अल्कोहल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बराबर ऐसा नहीं होता है। एथेनॉल जो रहता है वो एक टाइप है अल्कोहल का, मेथनॉल भी एक टाइप है अल्कोहल का, ठीक है। खैर, इसके अलावा और हम लोग यहाँ पे ये बातचीत कर सकते हैं अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि अल्कोहल आखिर क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब ये सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, इसके कलरलेस होता है कि कुछ कलर होता है, या फिर इसके अंदर से कोई स्मेल आती है या इसके अंदर से कोई स्मेल नहीं आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें, किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट होती है, अगर आप उसके बारे में कमेंट कर रहे हो कि ये सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैस है, तो हमेशा उस बारे में कमेंट रूम टेम्परेचर पे ही किया जाता है। तो जो रूम टेम्परेचर पे आपका जो इथेनॉल होता है, ये बेसिकली एक लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, ये सॉलिड नहीं है। अच्छा ठीक है मैडम, क्या इसमें कोई कलर होता है? नो, इसमें कोई कलर नहीं होता। ये आप लोगों का क्या है, एक कलरलेस स्पीशीज है, इसमें कोई कलर वालर की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो ये कैसा है, आप लोगों का एक कलरलेस प्राणी है। मतलब जैसे अगर एक बॉटल में आप लोगों का इथेनॉल भरा हुआ है और एक बॉटल में अगर मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ऐसे ही सिर्फ अपनी नज़रों से, सिर्फ अपनी चीज़ों को आंखों से देखकर कि अच्छा मैडम इसमें हमारा अल्कोहल है और इसमें हमारा पानी है। हाँ, डेफिनेटली आपको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये पर्टिकुलर स्पीशीज आप लोगों की अल्कोहल है या आप लोगों की अल्कोहल नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना भूल गई, ये जो आपका इथेनॉल होता है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, चलो मैं लिख देती हूँ। इस इथेनॉल का एक और नाम होता है, इस इथेनॉल को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज स्पिरिट, ठीक है, एक और नाम होता है, वो होता है स्पिरिट। खैर, अगर मान लेते हैं मैडम एक बॉटल में पानी रखा है और एक बॉटल में अल्कोहल रखा है, तो आप कैसे पता लगाओगी कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज आप लोगों की अल्कोहल है? तो खैर उसके आप हायर क्लासेस में अलग अलग टेस्ट पढ़ेंगे कि अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बट राइट नाउ ऐसे किसी भी प्रकार के टेस्ट को मुझे यहाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बतानी है, वो ये कि जो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं अल्कोहल्स के बारे में बात कर रही हूँ क्या? नहीं, मैं उन अल्कोहल्स में से स्पेसिफिकली मैं इथेनॉल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। सारे अल्कोहल्स के बारे में हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका अल्कोहल में जो इथेनॉल होता है, ये इथेनॉल एक न्यूट्रल स्पीशीज है। आपने केमिस्ट्री में कभी ना कभी एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ा ही होगा, हो सकता है क्लास 10th में पढ़ा हो सकता है क्लास 9th में पढ़ा हो, बट पढ़ा तो होगा, नो डाउट। तो ऐसे केस में अल्कोहल में जो इथेनॉल होता है, ये आप लोगों का न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब इसका पीएच बराबर होता है 7। इसका मतलब अगर मान के चलिए आप लोगों के पास अगर एक रेड लिटमस पेपर है और इस रेड लिटमस पेपर में अगर आपने ये इथेनॉल को ऐड किया, तो वो रेड लिटमस पेपर में इथेनॉल डालने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका रेड लिटमस पेपर वैसे का वैसा ही रहेगा, नो चेंज। मान के चलते हैं आपके पास रेड लिटमस पेपर के बदले अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर होता और उसमें भी अगर आप एक्वस इथेनॉल डालते, तो वहाँ पे भी आपको कोई भी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब आप लोगों के इथेनॉल को ना तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ना ही वो क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर। साथ ही साथ में इथेनॉल जो होता है हम लोगों का पानी में सल्यूबल होता है, ठीक है। जैसे तेल अगर आप पानी में डालेंगे, क्या तेल पानी में सल्यूबल होता है क्या? नहीं, तेल पानी में सल्यूबल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता, तो लेकिन इथेनॉल हाँ ये होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को हमारे सिलेबस में इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। अब देखिए, जब आप लोग हायर क्लासेस में 12th स्टैंडर्ड में अलग से अल्कोहल के बारे में एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपके सिलेबस में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। अच्छा ठीक है मैडम, लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको इस पर्टिकुलर इथेनॉल की पढ़नी है, जो कि बहुत फेमस है और इसमें से आराम से क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। पहला है कि अगर हम लोगों का इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो, अगर हम लोगों का इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो, ठीक है। दूसरी, ठीक है, दूसरी, अच्छा सोडियम या फिर पोटेशियम जो भी आपको लिखना है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग हमारे इथेनॉल को क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो,
ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपने उसको सोडियम या पोटेशियम से रिएक्ट करवाया, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपने उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया एट 170 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, वैसे स्पेसिफिकली मैं तुम्हें बता दूं, जब हम एक इथेनॉल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लास 11 की केमिस्ट्री में आप इस रिएक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट खैर अभी आपके सिलेबस में उतना डिटेल नहीं है, ठीक है, जितना है उतना मैं बताती हूँ। तो इन सारी दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा जीके फैक्ट या मैं कहूँ एक ट्रिक अपने दिमाग में याद रखनी है। क्या है मैडम वो ट्रिक? अगर आपके पास एक अल्कोहल है ROH, R मतलब कार्बन की चेन, अब हो सकता है कार्बन की चेन एक कार्बन की हो सकता है कार्बन की चेन दो कार्बन की हो। आपको हमेशा अपने अल्कोहल को इस तरीके से तोड़ना है, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव हमेशा। मतलब अगर आपको कभी भी अल्कोहल दिखे तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसके H को अलग हट करना है और इसके RO नेगेटिव को अलग करना है। तुम्हें याद होगा मैंने केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस थी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, वहाँ पे भी मैं तुम्हें हर एक रिएक्शन को इसी तरीके से तोड़ना सिखाई थी मैंने, कि हर रिएक्शन को तोड़ो, फिर उन रिएक्शंस का आपस में क्या करो, क्रिस क्रॉस करो, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट करो। तो वैसे ही यहाँ पे अभी मैं आपको वही सेम चीज़ सिखा रही हूँ कि अगर आपके पास एक अल्कोहल है तो आप उसे कैसे तोड़ेंगे, आप उसे RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव इस वाले फॉर्मेट में आप उसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना ही है, याद है क्या मतलब। तो अगर मैं इसकी रिएक्शंस के बारे में बात करूं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक इथेनॉल लें, आप कुछ भी ले लो, बट पहले क्योंकि हम लोग इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऐसे केस में मैं पहले इथेनॉल लेती हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इथेनॉल रिएक्ट करेगा, सारे अल्कोहल्स रिएक्ट करेंगे, सारे अल्कोहल्स। तो लेट्स से अगर मेरे पास एक इथेनॉल है CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है सोडियम के साथ तो देखते बराबर तुम्हारे दिमाग की घंटी चलनी चाहिए कि मैडम CH3CH2OH ये एक कंपाउंड है और जो Na है ये एक एलिमेंट है, एंड हम लोगों ने पहले ही पढ़कर रखा है लोअर चैप्टर्स में कि जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ये जो रिएक्शन मैं अभी आपको लिखवाने वाली हूँ, ये रिएक्शन एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला Na अंदर आएगा, ये वाला H बाहर जाएगा। पुराने चैप्टर्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाती है ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, कुछ नया पढ़ा रही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जब H बाहर जाएगा ना तो कई लोगों की आदत होती है H को अकेले लिख देते हैं, अकेला H। याद रखना H कभी भी अकेला नहीं पाया जाता, वो एक गैस है, वो हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाता है। अब कई लोग बोलेंगे मैडम लेकिन यहाँ पे तो 2H है ही नहीं, तो भाई नहीं है 2H, तुम बैलेंसिंग करो, जब तुम बैलेंसिंग करोगे तो हो जाएंगे, बट H कभी भी अकेला नहीं जाएगा, वो हमेशा डबल हो जाता है। अच्छा ठीक है, निकाल दिया हमने H को। अब आगे क्या, अब आगे ये कि आप लोगों का जो बच गया, क्या बच गया, CH3 बचा, क्या बच गया, CH2 बचा, क्या बच गया, O बच गया। तो ये जो बची हुई स्पीशीज़ है, इस बची हुई स्पीशीज़ के साथ क्या हो जाएगा, आप लोगों का ये Na आकर इस तरीके से चिपक जाएगा, इस बची हुई स्पीशीज़ के साथ ये Na आकर चिपक जाएगा। और जैसा आपको लोअर क्लासेस में बैलेंसिंग सिखाई गई है, उस लोअर क्लासेस की बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप जब इसे बैलेंस करोगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल देगा,
इथेनॉल के जगह अगर मैंने मिथेनॉल लिया होता और उसकी भी रिएक्शन अगर मैंने Na के साथ करवाई होती तो यही सेम होता, ये H बाहर जाता, Na अंदर आता, तो क्या हो जाता, प्रोडक्ट बनता CH3ONA और प्लस में क्या निकलती, हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब जब आप अपने अल्कोहल की रिएक्शन, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब जब हम लोग हमारे अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, सोडियम के साथ करवाएंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमारा होगा H2 गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रट्टा मार के रखो, बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं कभी कुछ रटने को नहीं कहती हूँ, आप खुद पेपर में अपनी रिएक्शन करके देख सकते हैं कि सही में वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है। बट ठीक है, बट है ना, आप लोगों का यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। एंड जो हमारे पुराने चैप्टर्स थे, ठीक है, हम लोगों के जो पुराने चैप्टर्स थे, उन पुराने चैप्टर्स में हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के बारे में भी पढ़ा है कि अगर मान लेते हैं किसी जगह से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आपको अगर पता करना है कि हाँ यार ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में कोई बदबू नहीं आती है, तो आपको बदबू के थ्रू आप पता नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, एक माचिस या मोमबत्ती लेट से आप उसके सामने रख देते हो, और अगर आपको वहाँ पे पॉपअप साउंड सुनाई आता है तो ये कंफर्म होता है कि वहाँ से जो गैस निकल रही है वो गैस एक हाइड्रोजन गैस है। तो जब जब अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला, 1000 कार्बन वाला सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तब तक हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाँ, साथ में क्या बनेगा वो फिक्स नहीं है, मतलब जैसे अगर 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन के पीछे ONA लग जाएगा, अगर 1 कार्बन लिए हो तो 1 कार्बन के पीछे ONA लग जाएगा, वो चेंज होता रहेगा, डिपेंड कि कितने कार्बन का आपने सब्सटेंस लिया है। ठीक है मैडम, वो क्लियर है हमको, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज का कुछ नाम पता तो होगा ना, या फिर ये बेनाम है? नहीं, इसका नाम है, देखो, क्योंकि यहाँ पे Na है तो इसे कहोगे सोडियम, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को कहोगे इथ, मैंने वो चार्ट दिया था रट्टा मारने के लिए, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है इसीलिए इसे कहेंगे इथॉक्साइड, यानी कि इसका नाम बनेगा सोडियम इथॉक्साइड। अगर हमारे पास CH3ONA है तो हमारे पास नाम क्या बनेगा, Na है इसीलिए सोडियम, 1 कार्बन है इसीलिए मिथ, और क्योंकि ऑक्सीजन है इसीलिए बनेगा ऑक्साइड, यानी कि मिथॉक्साइड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि जब अल्कोहल और सोडियम आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जो साथ में बनेगा वो साथ वाली चीज को कहा जाता है इन जनरल सोडियम एल्कोक्साइड। उसे क्या कहा जाता है इन जनरल, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्क वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया है कि 1 कार्बन हो तो मिथ लगा देना, 2 कार्बन हो तो इथ लगा देना, 3 कार्बन हो तो वगैरह वगैरह। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे हम लोगों की एक केमिकल प्रॉपर्टी, जब हम लोग सोडियम के साथ आपके अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं वो यहाँ पे समाप्त होती है। अब आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों की पढ़नी है अल्कोहल की, वो ये कि अगर आप लोगों के पास एक अल्कोहल है, उस अल्कोहल की रिएक्शन आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हो एट नियर अबाउट 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? पहली चीज, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज मैं तुमको ये बता दूं कि जितनी शॉर्ट में ये रिएक्शन आपके सिलेबस में आपको दी गई है, ठीक है, उतने शॉर्ट में ये एक्चुअली में नहीं है। जब आप 11वीं कक्षा में 11वीं कक्षा में आप ये पर्टिकुलर चीज पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे, ये रिएक्शन तो भाई हमारी कितनी ज़्यादा डिटेल में है, बहुत डिटेल में है, बहुत मैकेनिज्म है। बट अभी आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन का एक ऊपर तरीके से क्या हो गया है, एक ओवरव्यू आपको दिया गया है, बराबर।
अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के तुम्हें कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ये है, सबसे पहला की पॉइंट, कंसनट्रेटेड H2SO4 इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कर क्या रहा है, ठीक है, इसका रोल क्या है, ये काम क्या कर रहा है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक कैटलिस्ट के जैसे बिहेव कर रहा है। किसके जैसे बिहेव कर रहा है? लाइक अ कैटलिस्ट। कंसनट्रेटेड H2SO4 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है। किसके जैसे बिहेव कर रहा है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, एक मिनट, देखो पीछे लिख के भी दिया है, सफिशिएंट बैलेंस नॉट अवेलेबल, कस्टमर इन्फॉर्म्ड। अब कल आकांक्षा के पापा को क्या कह रहे हैं कि आपने ये चेक मशीन में डाला इसीलिए क्लियर नहीं हुआ, अगर आप इसके साथ स्लिप जोड़ के देते तो अपन जब वापस जाएंगे तो वो पूछ लेंगे। फिर ये देखो, ठीक है ना, अभी ये रख लूं, उसको भेज देना। हाँ भेज दो। हो गया क्या, क्लास खत्म हो गई? ठीक है, मैं भी आती हूँ। ठीक है, तो वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब बात आती है कि मैडम ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है। देखो सब कुछ उसके नाम में पता है, सब कुछ उसके नाम में, हर नाम का पता एक मीनिंग होता है। मेरे नाम का मीनिंग है, तुम्हारे नाम का मीनिंग है, सबके नाम का एक मीनिंग होता है। जो आप लोग गर्मी में जैसे अपन बोलते हैं ना, मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, डिहाइड्रेट वर्ड जो होता है ना, ये वर्ड जो है डिहाइड्रेशन, इस सारी भाषा में इस डिहाइड्रेशन वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, वो ये वाटर का लॉस। ठीक है, वाटर का लॉस बराबर, उसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वो होता है जो हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है? इन H2O के लॉस में, मतलब जो H2O को बाहर निकालने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसनट्रेटेड H2SO4 आप लोगों का इकलौता मार्केट में डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कंसनट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 रोल है, पहला एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है ताकि अल्कोहल के अंदर से हम लोग क्या कर सके, वाटर को निकाल सके। सोचो कितना बेशर्म है, अल्कोहल के अंदर से वाटर निकालने का काम करता है। और दूसरा, ये इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। ठीक है बराबर। अच्छा, यानी कि ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन में अल्कोहल प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 ये दोनों इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन के क्या हैं, रिएजेंट्स हैं। ठीक है बराबर, ये यहाँ पे इसके क्या है, रिएजेंट्स हैं। रिएजेंट्स का मतलब ये नहीं, रुको ऐसा लिखती हूँ, ये इसके क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ये आपस में रिएक्ट करते हैं एंड रिजल्ट क्या होता है, पानी का लॉस। रिजल्ट क्या निकलता है कि पानी लॉस हो गया। बट अगर चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, अगर चीजों को आपस में रिएक्ट होने का मौका मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। तो मैडम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या बनता है? तो सबसे अच्छी चीज है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का चैप्टर खत्म होने में आ गया है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड म्हणजे अल्कीन किंवा अल्काइन। ठीक है, यानी कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो वो बनेगा, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनेगा। ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनेगा, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है वो मैं सिखाऊंगी, बट एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। चलो सीखते हैं। मैं अभी सिर्फ उतना ही सिखा रही हूँ जितना हमारी 10th क्लास की बुक परमिट करती है। अदरवाइज इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन के ऊपर तो मैं आपको एक अच्छा खासा प्रवचन दे सकती हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी क्लास 11th में केमिस्ट्री में सिखाई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक अल्कोहल ले लिया हम, सबसे सिंपल केस जो आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है वही मैं ले रही हूँ।
इसमें हम लोगों ने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर के बदले अगर ऐसा हीट का सिंबल भी आता है तो भी आपको समझ जाना है कि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। आपके सिलेबस में कोई करोड़ रिएक्शंस तो है नहीं, 2 ही रिएक्शंस हैं, है ना, तो उनमें ये पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। अब देखो होगा क्या, डिहाइड्रेशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए OH किस कार्बन को लगा है। ठीक है, आप सबसे पहले ये देखिए OH किस कार्बन को लगा है, किस कार्बन को। तो आपने बोला कि मैडम OH ना इस कार्बन को लगा है। मैं अभी आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे सिखा रही हूं कि उस कार्बन को आप अल्फा नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? अल्फा। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे केस में दे दिया। आगे क्या? अच्छा, तो ऐसे केस में जो उस अल्फा के बाजू वाला कार्बन होता है ना, उस अल्फा के बाजू वाले को हम लोग कहते हैं बीटा। उस अल्फा के बाजू वाले को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा, है ना। उस अल्फा के बाजू वाले को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा। नियम डिहाइड्रेशन रिएक्शन का ये कहता है कि अल्फा वाले कार्बन में से OH को निकालो, ठीक है, और बीटा वाले कार्बन के पास में से हाइड्रोजन को निकालो। अल्फा के पास से किसको निकालना है? OH को। बीटा के पास से किसको निकालना है? H को। अच्छा ठीक है मैडम, निकाल लेते हैं। तो सोचो अगर मैं अल्फा के पास से OH को निकाल दूंगी तो बचेगा मेरे पास CH2, क्योंकि OH तो चला गया, और जो मेरे पास बाजू में CH3 है उस CH3 से मुझे क्या करना है? आप लोगों का एक H निकालना है। तो ऐसे केस में अगर मैंने उसके पास से H निकाल दिया तो वहां बचेगा आप लोगों के पास CH2, है ना। अच्छा, क्या मैडम यही हमारा आंसर है? हाँ आंसर यही है, बट बॉन्ड्स वगैरह भी तो बनाने पड़ेंगे ना। तो इनके बीच में बनेगी एक सिंगल डंडी। पहले एक सिंगल डंडी थी, लेकिन अभी क्योंकि H भी चला गया, क्योंकि अभी OH भी चला गया, तो उन दोनों के चले जाने के बाद आपको एक बॉन्ड और बनाना है। मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? एक H हटा रहे हो, एक OH हटा रहे हो, और उस H और OH को हटाकर आप वहां पे एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो? बॉन्ड। तो इस तरीके से H जाता है, इस तरीके से OH जाता है, और आप क्या करते हो? उन दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट कर देते हो। अब कई बार मेरे से कई लोग ये 10th क्लास में ये डाउट पूछते हैं कि मैडम मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसी होती, ठीक है, मान के चलिए सिचुएशन कुछ ऐसी होती, तब आप क्या करती? मतलब मैंने पूछा डाउट, तो उन्होंने बोला कि देखिए मैडम आपके अकॉर्डिंग OH इस कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसे अल्फा कह दिए, है ना। अच्छा, अब देखिए अल्फा से जो कनेक्टेड है आप कहती हो कि वो बीटा कहला, तो मैडम देखिए ये भी कनेक्टेड है तो ये भी बीटा, ये भी कनेक्टेड है तो ये भी बीटा। अब आप हमको बताइए कि हम किस वाले बीटा में से H निकालें। तो पहली बात, अगर कल को 2 बीटा वाला केस आपके सामने आता है तो आपको ऐसा तो होने नहीं वाला है 10वीं में, और अगर लेट से आ भी जाता है, जो कि नहीं आएगा, तो आप दोनों करके एक एक करके दोनों से निकालिए। जैसे पहली बार मैंने यहां से निकाला तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, मतलब बाकी लोगों को कुछ नहीं किया। सेकेंड टाइम मैंने लेफ्ट वाले को वैसे का वैसे ही रखा, राइट वाले के पास से मैंने निकाला, तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और सॉरी डबल बॉन्ड CH2 नहीं, एक H चला गया तो एक CH और फिर CH3, ये ऐसे। अब जब तुम लोग 11th क्लास में चले जाओगे ना, 11th क्लास में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस टॉपिक से कि बताइए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन है, बताइए यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट कौन है। तो खैर अभी हम लोग वो सब नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप 10वीं में हैं, बट इस तरीके से 2-2 बीटा वाले केस एक तो आपको पूछे नहीं जाएंगे, और अगर पूछते भी हैं तो एक एक करके दोनों बीटा या तीनों बीटा, जितने भी बीटा पॉसिबल है वहां से आप एक एक करके निकाल लीजिएगा, बराबर। दूसरी चीज जो आपको यहाँ याद रखनी है, मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है
ऐसा। और इसमें मैं कह रही हूँ कि आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला और आपने इसको हीट किया तो क्या होगा, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, वैसे ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल इमेजिनेशन में ये चीज़, इमेजिनेशन में अगर हम लोग करें तो इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो क्या होगा, अल्फा, उसके बाजू वाला क्या होगा, बीटा। आपको क्या करना है, अल्फा के पास से OH हटाना है। तो अगर अल्फा के पास से OH हटा दिया तो वो बच जाएगा CH। बीटा के पास से हाइड्रोजन हटा देना है तो बचेगा क्या, सिर्फ अकेला कार्बन। पहले से वहां पे 2 बॉन्ड थे और एक बॉन्ड और आ जाएगा, यानी कि बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। इसीलिए इस क्वेश्चन में लिखे थे कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो एक क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हुआ क्या कि हम लोगों के पास एक अल्कोहल था, उस अल्कोहल को हमने कन्वर्ट कर दिया या तो अल्कीन में या तो कन्वर्ट कर दिया किस में, अल्काइन में। ठीक है, ओके, बस खत्म हो गई कहानी, कितनी प्यारी सी थी। तो इसी के साथ हम लोगों का ये जो टॉपिक है इथेनॉल, इस पर्टिकुलर इथेनॉल वाले टॉपिक को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। अभी इसके बाद हम लोग एक दूसरे कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ाई करेंगे जिसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। जिस तरीके से इथेनॉल बहुत फेमस है उसी तरीके से इथेनोइक एसिड भी कमर्शियली बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, तो वो हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करनी है कि क्योंकि मैंने कल क्लास नहीं ली थी तो मैं पेपर के लिए एक दिन ऑफ दिया था, तो उसका वीडियो मैंने कल बना के तो रख लिया था, उसको अपलोड भी कर दिया था। कल आई डोंट नो क्या समस्या आ रही थी, तो वीडियो अपलोडिंग में एरर दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अपन इसको एक बार कल फिर मॉर्निंग में ट्राई करेंगे। तो मॉर्निंग में ट्राई करने से पहले, क्योंकि मैं हर दिन अपने डेटा को क्लियर करती जाती हूँ, मेरे ध्यान में नहीं रहा, और वो जो तुम्हारा जो चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, जितना भी बाकी था उसका पूरा 50 मिनट का वीडियो मैंने डिलीट कर दिया, पूरा एकदम, मतलब नो बैकअप नथिंग, पूरा एकदम सपाट क्लीन। तो दिक्कत ये हो गई कि एक तो वो अपलोड भी नहीं हुआ और दूसरी दिक्कत ये हो गई कि मेरे पास अब वो सेव भी नहीं है। तो खैर मैं उसको बनाती हूँ, अगर लाइक से वो जल्दी बन जाता है तो इस वीडियो के साथ साथ मैं वो भी शेयर कर दूँगी, अदरवाइज फिर उसको हम लोग कल ही करेंगे। ठीक है, तो खैर इस डिस्कशन को